invertible. हमारा भारत सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश है। एक ऐसा देश जो आज आत्मनिर्भर होने की राह पर चलने के लिए बिल्कुल सक्षम हो। एक ऐसा देश जो आज स्टार्टअप के इसी नए युग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा हो। शायद इसीलिए आज भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश माना जाता है अनुकूल स्टार्टअप माहौल के मामले में। महोदय, आज से कुछ महीने पहले जब हमारा देश कोरोना वायरस जैसी महामारी से जूझ रहा था तो हमारे भारत के आईआईटी के स्टार्टअप्स ने 90% सस्ते वेंटिलेटर्स बनाकर न केवल हमारे भारतवासियों की सहायता की बल्कि आत्मनिर्भर होने का एक बेहद बड़ा उदाहरण भी रखा। तो दूसरी ओर जब मैं देखती हूं कि छत्तीसगढ़ की आदिवासी महिलाएं जब ये देखती हैं कि भारत में किस तरह सैनिटाइजर की जरूरत बढ़ती जा रही है तो वो छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले महुआ फूल से छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए सस्ता और किफायती सैनिटाइजर बनाती हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या आपने कभी सोचा था कि एलोवेरा से सेल्स बनाए जा सकते हैं? मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन उत्तर प्रदेश की निमिषा और राजस्थान के नवीन ने ये सोचा, ना केवल सोचा बल्कि करके भी दिखाया। उनके मुताबिक उन्होंने एलोवेरा में पाए जाने वाली केमिकल एनर्जी को पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील किया और फिर उसे सेल्स के रूप में इकट्ठा किया। उनका ये LOE सेल्स नाम का स्टार्टअप उन्होंने शुरू किया है। दरअसल आज जो हम सेल्स इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें लेड और मरकरी जैसे खतरनाक मेटल्स पाए जाते हैं जिन्हें जब हम इस्तेमाल करने के बाद कूड़ेदान में फेंक देते हैं तो उनसे आग लगने का भी खतरा मंडराता रहता है और ये हमारे वातावरण के लिए भी बिल्कुल प्रदूषित साबित होते हैं। ऐसे में LOE सेल्स नाम का स्टार्टअप खड़ा होना जो कि 10% सस्ता साबित हो रहा है और 50% हमारे जो आज हम सेल्स इस्तेमाल कर रहे हैं उससे ज़्यादा चलता है और तो और ये हमारे वातावरण के लिए बिल्कुल भी प्रदूषित साबित नहीं हो रहा और हमारे किसान भाई बहनों के लिए एक रोजगार का हिस्सा साबित हो रहा है। आज हम सब जानते हैं कि हमारा देश विश्व में कृषि प्रधान देश के नाम से जाना जाता है और आज 70 से 80% जो हमारी जनसंख्या है वो कृषि से क्षेत्र से ही संबंधित है। ऐसे में हमारे भारतीय स्टार्टअप्स ने हमारे किसान भाई बहनों के लिए ऐसे स्टार्टअप खड़े किए हैं कि वो अब अपने अपने घरों से ही कृषि संबंधित समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। और वो कहते हैं ना कि जिस देश का किसान आत्मनिर्भर हो जाएगा वह देश अपने आप ही आत्मनिर्भर कहलाने लगेगा। ये तमाम उदाहरण सर्वसिद्ध करते हैं कि आज किस तरह भारत देश आत्मनिर्भर होने की राह पर चलने के लिए बिल्कुल सक्षम हो रहा है। 12 दिसंबर 2020 के एक सर्वेक्षण की माने तो जनवरी से सितंबर के बीच हमारे भारतीय स्टार्टअप्स ने अब तक 5,967 अरब रुपए की फंडिंग इकट्ठी की है और अब तक 34 भारतीय स्टार्टअप यूनिकॉर्न कंपनियां बनकर खड़ी हो चुकी हैं। इसका ज्यादा श्रेय ई-कॉमर्स, डिजिटल मनी और इंटरनेट में हो रहे इस तेजी से विस्तार को जाता है। महोदय, आज हम सब युवाओं के जोश, जुनून और हमारे स्टार्टअप्स की सफलताओं को देखते हुए उन्हें और प्रोत्साहित करने के लिए ही हमारी केंद्र सरकार ने 2015 में स्टार्टअप इंडिया की घोषणा की और 2016 में इसकी शुरुआत हुई, जिसके बाद पहले के मुकाबले हमारे युवाओं को स्टार्टअप खड़े करने का मौका मिला। और फिर 2016 में ही भारत के अलग अलग राज्यों की सरकारों ने भी अपनी अपनी स्टार्टअप की नीतियों को आगे रखा ताकि ज्यादा मात्रा में आज भारत स्टार्टअप खड़े कर सके। लेकिन आज भी ऐसे कितने ही स्टार्टअप हैं जो शुरू होते ही बंद हो जाते हैं या यूं कहें कि शुरू हो ही नहीं पाते। सर्वेक्षण की माने तो आज केवल 8% भारतीय स्टार्टअप ही ऐसे हैं जो फंडिंग इकट्ठी कर पा रहे हैं, यानी कि 80,000 स्टार्टअप्स में से, मैं ये भारत की गिनती की बात कर रही हूँ, 80,000 भारतीय स्टार्टअप्स में से केवल 6,400 स्टार्टअप ही ऐसे हैं जो आज फंडिंग इकट्ठी कर पा रहे हैं। इसका मतलब 5 सालों के अंदर 90% भारतीय स्टार्टअप आज शुरू होते ही बंद हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि आज भारत में जितनी भी नीतियां बनाई जा रही हैं वो कागजी तौर पे पढ़ने और लिखने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन बात जब उन्हें अमल करवाने की आती हैं तो वो ना के बराबर हो जाती हैं। आज हमारी सरकार हो या पहले की सरकार हो, सभी सरकारें हमारे युवाओं को उनके स्टार्टअप को प्रोत्साहित जरूर करती होंगी, लेकिन बात जब जमीनी हकीकत की आती है, जमीनी समस्याओं की आती है तो उन्हें अनदेखा कर दिया जाता है। शायद यही वो वजह है जिसकी वजह से बाहर की कंपनियां भारत में अपनी कंपनियां नहीं खोलना चाह रही और हमारे युवाओं में हुनर होने के बावजूद उन पर पैसा नहीं लगाना चाहती, जिसका सबसे बड़ा और ताजा उदाहरण है यूएस और चीन के बीच हुआ व्यवसाय युद्ध।
महोदय, इस व्यवसाय युद्ध के बाद 56 कंपनियों ने ये घोषणा की कि वो चीन छोड़कर दूसरे देश जाएंगी अपनी कंपनियां खोलने के लिए। लेकिन उन 56 कंपनियों में से भारत आने के लिए कितनी कंपनियां राजी हुई? केवल 3। जी हां, केवल 3 कंपनियां राजी हो पाई भारत आने के लिए। क्यों? क्योंकि आज भारत में खराब इंफ्रास्ट्रक्चर है, भारत में खराब गोदाम की समस्याएं हैं, आज भारत में महंगे परिवहन है, आज महंगी जमीन है, और हमारे श्रम कानून तो इतने पेचीदा हैं कि कोई पैसा लगाने से पहले भी 100 बार सोच रहा है। आज हमारी सरकार को यह समझना होगा कि किस तरह वो अपनी तमाम उन नीतियों को जमीनी स्तर पर भी अमल करवाए, क्योंकि आज हमें स्टार्टअप इंडिया जैसी नीतियों की आवश्यकता है, लेकिन तभी जब वो जमीनी स्तर पर भी अमल हो पाए। अब मैं आप सबके समक्ष 2 ऐसे उदाहरण रखना चाहूंगी, 2 ऐसी छोटी कहानियां सुनाना चाहूंगी जो कुछ ऐसा कर दिखाया जिन्होंने, जिसकी कल्पना आज हर कोई नहीं कर सकता। पहला जो उदाहरण है वो एक ऐसे व्यक्ति का है जो वेस्ट बंगाल के छोटे से गांव से आते हैं, जो चाय के बागान में काम कर रहे हैं। 22 वर्ष पहले उनकी माताजी का निधन हो जाता है, क्योंकि उनके गांव में सुविधाएं नहीं हैं, सही समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती, तो उनकी माताजी को इलाज ही ना मिलने पर उनका निधन हो गया। और उस समय मानो उस व्यक्ति ने ये ठान लिया, ये सोच लिया कि अब मेरे क्षेत्र में मैं किसी भी व्यक्ति को बिना इलाज के मरने नहीं दूंगा। और महोदय, पिछले 22 वर्ष से वो आदमी अपनी बाइक को एम्बुलेंस के रूप में तब्दील करके बाइक एम्बुलेंस चला रहा है, और अब तक 5,500 से ज्यादा लोगों की वो जान बचा चुका है, उन्हें सही समय पर अस्पताल पहुंचाकर। मैं जिस व्यक्ति की बात कर रही हूं उनका नाम है करीमुल हक जी, जिन्हें आज हम सब एम्बुलेंस दादा के रूप में जानते हैं। दूसरा अहम उदाहरण आप सबके समक्ष जो मैं रखना चाहती हूं वो एक ऐसे युवा का है जो हम सब युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण साबित हुआ। एक ऐसा युवा जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसकी जिंदगी मानो पलट गई जब वह एक छोटी सी बच्ची से मिला जिसके दोनों हाथ नहीं थे। उसी समय उस युवा ने मानो सोच लिया कि मुझे कुछ करना है, मुझे ऐसे लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है, मुझे इनके लिए कुछ बनाना है। इसके बाद उस युवा ने इन्फोसिस नामक कंपनी से सहायता मांगी कि मुझे फंडिंग की जरूरत है, मैं ऐसे लोगों के लिए आधुनिक प्रोस्थेटिक हाथ बनाना चाहता हूं। और महोदय, इन्फोसिस कंपनी ने उस युवा पर भरोसा किया और उसे 24 लाख की फंडिंग दी। और उस युवा ने 5 सालों के अंदर जिस प्रोस्थेटिक हैंड की कीमत भारत देश में 90 लाख है, उसे उस युवा ने 25,000 में बना के दिखा दिया। और अब तक पिछले 5 सालों में उसका जो संगठन है इनाली नाम का, वो अब तक 2,500 से ज्यादा लोगों को प्रोस्थेटिक हाथ लगा चुका है, वो भी बिल्कुल निशुल्क, बिल्कुल मुफ्त। मैं जिस युवा की बात कर रही हूं उनका नाम है प्रशांत गाड़े। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब जो पहली महिला उनके पास आई थी जिन्हें उन्होंने प्रोस्थेटिक हाथ लगाया था, वो उस हाथ को देखकर रोए जा रही थी। तो प्रशांत ने उनसे पूछा कि आपको क्या हुआ, क्या आपको हाथ पसंद नहीं आया या ये हाथ ढंग से काम नहीं कर रहा? तो उस महिला ने रोते रोते एक ही पंक्ति में जवाब दिया कि अब मैं इस हाथ से अपनी बेटी के बाल बना पाऊंगी। ये बात जितनी दिल को छू जाने वाली है, उतना ही दिल को छू जाने वाला काम प्रशांत और उनके संगठन इनाली का है। अब जरा सोच के देखिए कि अगर इन्फोसिस कंपनी उस प्रशांत जैसे युवा पर भरोसा नहीं करती तो क्या आज 2,500 से ज्यादा लोगों को प्रोस्थेटिक हाथ निशुल्क, बिल्कुल मुफ्त मिल पाता? महोदय, दुख तो मुझे तब होता है जब एक ऐसा देश जो लगातार हमारे देश पर नजरें गड़ाए हो, एक ऐसा देश जो हमारे देश को प्रतिदिन ठेस पहुंचाने के कई कारण ढूंढता हो, ऐसे में उस देश को हमारा देश 2,500 करोड़ से ज्यादा रुपए दे रहा है जो जूते चप्पल हम पहन रहे हैं इस क्षेत्र के लिए। 2,700 करोड़ से ज्यादा रुपए दे रहा है उन खिलौनों के क्षेत्र के लिए जिन खिलौनों से आज हमारे भारतीय बच्चे खेल रहे हैं। 2,200 करोड़ से ज्यादा रुपए दे रहा है जिन कुर्सियों और जिन मेज पर आज हम बैठ रहे हैं इस क्षेत्र के लिए। अब अगर आज हम इन तमाम उदाहरणों को तब्दील करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये तमाम उदाहरण पूरे विश्व में भारत के नाम से जाने जाएं, तो ये मेरा, आपका, हम सब का कर्तव्य बनता है कि एक ग्राहक होने के नाते हम दुकानदार से ये पूछें कि क्या चीनी विकल्प के अलावा आपके पास भारतीय विकल्प है? आज हमें भारत में, भारतीय बाजार में भारत के सामान की जो मात्रा है उसे बढ़ाना होगा और चीनी माल की मात्रा को घटाना होगा।
क्योंकि अगर चीन कर सकता है तो भारत क्यों नहीं। दरअसल चीन ने सबसे सस्ते श्रम का इस्तेमाल किया विश्व के सबसे बड़े बाजार का। जी हां, मैं बात कर रही हूं भारत देश की। चीन ने भारत की खरीदारी की क्षमता और सलीके को बहुत बारीकी से समझा और फिर क्या था, दिवाली की लड़ियों से गणेश पूजा तक हर तरफ चीनी माल ही बिकता हुआ नजर आया और देखते ही देखते चीन का उद्योग चमक उठा। आज ना केवल भारत बल्कि ऐसे कितने ही देश हैं जिनके बाजारों पर आज चीनी सामान कब्जा कर बैठा है। तो ऐसे में ये कर्तव्य उन तमाम देशों के नागरिकों का बनता है कि वे अपने देश में रह के अपने देश का सामान खरीदते हैं या दूसरे देश के सामान को खरीदकर उनकी अर्थव्यवस्था को फलने फूलने में अपना योगदान देते हैं। तो आइए आज मैं, आप, हम सब ये संकल्प करते हैं कि हर बेघर का घर बनाना है, कि हर बेघर का घर बनाना है। हम सबको आज हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, क्योंकि आज हमारे युवाओं की नई नीतियां, उनके नए स्टार्टअप से ही हमारा भारत देश आत्मनिर्भर कहला सकता है। नई सोच की रोशनी में सबको